अपनी पत्नी को, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपने रिश्तेदार को उन लोगों ने उठाया और जब इन लोगों ने उठाया वहाँ के न्यायालय ने या वहाँ के लोगों ने जब उसमें हस्तक्षेप। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं पार्थ न्यूज़। मेरे यानी इरशाद के साथ मैं इस समय मौजूद हूँ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, नई दिल्ली। आज हमारे साथ मौजूद हैं पसमानदा समाज के फाउंडर अली अनवर अंसारी, जो कि आज बहुसंख्यकों की आवाज़ बुलंद करने आए हैं, लोकतंत्र की बात करने आए हैं, सच्चे लोकतंत्र की बात करते हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं। अंसारी साहब, यहाँ पर लोकतंत्र की बात हो रही थी अभी अंदर, अपने हक की मांग हो रही थी, तो किस तरह का हक आप मांग रहे हैं? किस तरह से बहुसंख्यकों की जो मांग है, या दलित समाज की जो मांग है, आपने पसमानदा की बात की, तो किस मांगों को लेकर यहाँ पर आप आए? देखिए, ये सम्मेलन जो हो रहा है, कई संगठनों का, वी द पीपुल, पैगाम, ओबीसी मंच, इस तरह की दर्जनों संगठन एक साथ मिल के कर रहे हैं। तो हम लोगों की, सब लोगों की मांग ये आज दो विषयों पर हो रहा है। एक तो जाति जनगणना कराइए राष्ट्रीय स्तर पर। जाति जनगणना मतलब खाली जाति की गिनती नहीं, सामाजिक आर्थिक गणना भी, सामाजिक आर्थिक हैसियत की भी का आकलन भी हो। एक तो ये हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि 31 के बाद तो कोई आंकड़ा है नहीं, तो आंकड़ा हो। दूसरी चीज़, बीमारी का पता चले, किसके पास कितना धन दौलत, कल कारखाना, रोजगार, ठेकेदारी, आईएएस, आईपीएस, दूसरी नौकरियां किसके पास है, ये सब पता चले। दूसरी बात हम लोग कर रहे हैं कि ये बैलेट पेपर जो है, तो ये आँख बंद और डिब्बा गायब, समझ रहे हैं? वोट दे के आए और आपका वोट चला गया दूसरे में, समझ, उसी समय चला गया, लेकिन जब रिजल्ट निकला तो पता चला कि हम वोट तो इसको दे के आई तो जीत गया ये है। तो इस तरह की बातें हुई हैं और इस पर प्रेजेंटेशन भी हुआ है प्रोफेसर साहब का, कुशवाहा जी का। तो हमारे कहने का मतलब कि ये दोनों विषयों पर विचार विमर्श चल रहा है। तो हम लोग भी पसमानदे ना हैं सब कुछ भाई। हमने जो पसमानदा चलाया है, उर्दू फारसी का शब्द है, चूँकि हम मुसलमानों में पिछड़े वर्ग में काम करते हैं। देखिए, फ़र्क ये है कि हिंदू में पिछड़े वर्ग में काम करना आसान है, हमारे अंदर पिछड़े वर्ग में काम करना बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए कि हमारा आंदोलन अपेक्षाकृत बहुत नया है और इसमें मुसलमान माइनॉरिटी में हैं, तो इससे लोग कहते हैं कि और कमज़ोर हो जाएगा। तो जाति जनगणना की मांग हम लोग भी कर रहे हैं और सब लोग मिल कर के कर रहे हैं इसकी, सबकी, क्योंकि जाति तो एक हकीकत है इस देश की, सब में है। तो इसीलिए अब पसमानदा के लिए मोह पैदा हुआ है अचानक प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को। तो हम कह रहे हैं कि भाई मोह पैदा हुआ है, तो हम लोग तो कह रहे हैं जाति जनगणना करा दीजिए, क्यों नहीं करा रहे हैं? देश का संविधान जो सभी को समान दृष्टि से देखता है, सभी के विकास के लिए कुछ ना कुछ संविधान देता है, सरकारों को बाध्य करता है कि सरकारें जनता के लिए काम करें। इस संविधान को ख़त्म करने की साजिश रची जा रही है। तो अगर ये संविधान ख़त्म हो गया और देश में फिर से ऊंच नीच पर आधारित व्यवस्था वाला संविधान अगर लागू हो गया, तो फिर देश बचेगा कैसे? देश के लोगों को न्याय कैसे मिलेगा? मुझे लगता है कि देश के लोगों को मजबूती के साथ ऐसी व्यवस्था का विरोध करना चाहिए जो किसी को जन्म से नीच और किसी को जन्म से ऊंच बनाती है। ऐसी व्यवस्था का विरोध करना चाहिए जो किसी को बहुत ज़्यादा देती है और किसी को बहुत कम देती है। सच्चे लोकतंत्र की मांग हो रही है। किस तरह का लोकतंत्र चाहते हैं? लोकतंत्र तो वो है जिसमें जनता की बात को सरकारें सुने, लेकिन आजकल जनता धरने प्रदर्शन करती है, उनको जेल में डाल दिया जाता है, लाठीचार्ज कराया जाता है। तो जनतंत्र बच कहाँ रहा है? एक तानाशाह सरकार केंद्र में वो अपनी दादागिरी चला रही है, चुन चुन के कुछ विपक्ष के लोगों को परेशान कर रहे हैं, उनको जेल में डाल रहे हैं, उन पर झूठे केस बना रही है, उनके ऊपर छापे डाल रही है। सत्ता पक्ष के किसी आदमी के खिलाफ कोई छापा नहीं डलता, कोई इनकम टैक्स की कार्रवाई नहीं है, कोई ईडी की कार्रवाई नहीं है। तो ऐसे कैसे जनतंत्र बचेगा, प्रजातंत्र कैसे बचेगा? लोकतंत्र की जो नींव है वो चुनाव है, वोट है, और उसमें अगर पारदर्शिता ना हो, कोई शंका उठे, कोई उस पर सवाल उठाए, तो ये थोड़ा ठीक नहीं लगता है। उसका एक और बड़ा रीज़न है कि जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई तो ये कहा गया था कि इससे जनप्रतिनिधित्व बढ़ेगा। तो वो जनप्रतिनिधित्व जो है वो कहाँ बढ़ा? वो तो मसल और पावर और पैसा और इस तरह की चीज़ों में कन्वर्ट होकर रह गया है।
ये तो झगड़ों में कन्वर्ट होकर रह गया है। जो मुद्दे की बात है वो सामने आ ही नहीं रही है, जो समस्या है उसको उठाने के लिए कोई नहीं तैयार है। तो ये जो चीज़ें हैं उसको लेकर के यहाँ ये सम्मेलन आयोजित किया गया है कि हम लोगों का ध्यान उन विषयों की तरफ आकर्षित करना चाहते हैं जिसके कारण लोकतंत्र की प्रक्रिया या लोकतंत्र की जो समस्याएं पैदा हो रही हैं, जो जिसके कारण लोग सवाल उठा रहे हैं, या जिसके कारण एक सामान्य आदमी में शंका पैदा हो रही है कि हम वोट दे रहे हैं, पता नहीं उसको जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वो शंका क्यों पैदा हो रही है। ये इलेक्शन कमीशन, भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि इस शंका के निदान का समुचित कोई तरीका खोजे। आप बैलेट पेपर की बात कर रहे थे, पहले ऐसा होता था कि बैलेट पेपर पूरे के पूरे बक्से के बक्से गायब हो जाते थे, तो क्या अब आगे नहीं होगा? जो ईवीएम आप कह रहे हो कि ईवीएम हैक होते हैं, तो ऐसे तो आपके बक्से भी हैक हो सकते हैं, बक्से भी उठ के जा सकते हैं। तो ईवीएम नहीं गायब हो रही है, ईवीएम भी तो गायब हो रही है, रोड पर पकड़ी जा रही है, रास्ते में पकड़ी जा रही है, कहीं और पकड़ी जा रही है। ईवीएम की रखवाली लोग वैसे करते हैं जैसे गांव में हमारे यहाँ तो बाकी के जो प्रत्याशी हैं वो कार्रवाई क्यों नहीं करते, चुप क्यों बैठे रहते? नहीं, इसमें ज़रूरी सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि वो सारे दल, वो सारे संगठन, वो सारे लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो चुनाव में भागीदारी ले रहे हैं, जो नेतृत्व संभालने की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, वो आगे नहीं आ रहे। सबसे अफसोसनाक ये है। या तो उन्होंने कुछ गलत किया है, क्योंकि चक्कर क्या होता है ना, डरता वही है जो चोर होता है। नहीं, ये बात आपकी पूरी कहीं ऐसा ना हो कि मेरी चोरी खुल जाए, मैं आगे कुछ कंप्लेंट करता हूँ तो मेरी चोरी खुलेगी, ऐसा भी शायद इस डर से आगे के जो प्रत्याशी हैं वो कुछ ना बोलते हैं। नहीं, देखिए ये थोड़ा समस्या का सरलीकरण हो जाएगा। ऐसा है कि ये सारे राजनीतिक दल ऐसे नहीं है, सारे नेता ऐसे नहीं है, सारी पार्टियां ऐसी नहीं है। आप ये नहीं कह सकते। बहुत सारी पार्टियां टोटली चंदे पे चलती हैं, लोग एक एक रुपये जेब से लगा के चुनाव लड़ता है, ऐसा नहीं है। बहुत ऐसे लोग भी चुनाव लड़ते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता है, लेकिन उनमें एक जज्बा है, जोश है, परिवर्तन करने की चाह है। वो अलग बात है कि समाज, जनता, देश उनको देख के हंसता है, लेकिन क्या उनमें सोच नहीं है? बिल्कुल है। तो ज़रूरत ये है कि ऐसे लोग भी इस काम में शामिल हों जो जान रहे कि ये समस्या क्या है और इसका समाधान कैसे हो सकता है। वो लोग नहीं इसमें आगे आ रहे हैं, ये अफसोस की बात है। देखिए, बहुत सिंपल सी चीज़ है जो आज का मुद्दा है। एक तो जातिगत जनगणना का है, दूसरा मुद्दा जो है बैक टू बैलेट पेपर का है। बैलेट पेपर का आपने देखा है कि जो ईवीएम में इलेक्शन होता है, इतने सारे कंट्री जिन्होंने ईवीएम को ईजाद किया है वो खुद ईवीएम पर इलेक्शन नहीं कराते। कि पूरे विश्व में केवल 4 देश है जो बैलेट उस पर ईवीएम से इस समय जो है वो चुनाव कराता है, बाकी सारे बैलेट पेपर कराते हैं। कोई न कोई तो कारण होगा ना। पूरे विश्व में लगभग 200 कंट्री है, 200 कंट्री में केवल 4 देश जो है वो ईवीएम पे चुनाव कराते हैं, बाकी कंट्री नहीं कराते। क्यों नहीं कराते? कल प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, किस पर हुआ? ईवीएम पर हुआ, बैलेट पेपर पर हुआ। क्यों हुआ आप बताएं? वो कहते हैं वैल्यू की कैलकुलेशन नहीं हो सकता। अरे तो फिर बैलेट पेपर वैल्यू निकालो, एक एक वोट की कीमत है उसकी वैल्यू निकालो। तो कहने का अर्थ ये है कि ये एक इन्होंने चक्रबंदी चाल बना रखी है। ऐसा उन्होंने एक समझिए एक तरह से लोगों को भ्रम फैला रखा है कि ईवीएम हैक नहीं हो सकता है। अरे बड़े बड़े बैंक की सिक्योरिटी को चाइना वालों ने, यूएस वालों ने तोड़ दिया। यूएसए की जो समझिए मैंने डिफेंस फोर्स है, इतनी स्ट्रांग है, पूरे वर्ल्ड में उससे स्ट्रांग तो नहीं है। इजराइल से कोई बड़ा स्ट्रांग डिफेंस फोर्स नहीं है, उसको हैक कर लिया जब हैकर्स ने। तो ईवीएम क्या चीज़ है? तो ईवीएम पर जो है इसलिए देश के हित में है कि ये जो है ईवीएम पर चुनाव बंद हो और बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए।